नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जनादेश दिया था। हालांकि उस जनादेश पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये मान लेते हैं कि 240 लोकसभा सीटें भाजपा को दी थी। लेकिन अब बिना लोकसभा चुनाव के तोड़फोड़ के जरिए, साजिश के जरिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार अब 240 के आंकड़े को 272 तक पहुंचाना चाहती है। और इसके लिए वो विरोधी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के खिलाफ भी साजिश रच रही है। और क्या है ये साजिश, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान आशीष चित्रांशी जी। उनका स्वागत करते हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। आशीष जी, लगातार हम जो बात कर रहे हैं, हालांकि जनादेश, मशीन, ये तमाम चीजों पे बात उठती रही है, लेकिन चलिए 240 सीटें दी, आपने सहयोगियों को आनन फानन में जुटा लिया, मजबूर कर लिया हस्ताक्षर करने के लिए, तमाम बीजेपी की परंपराओं को धत्ता बताते हुए सरकार आपकी बन गई। फिर भी ऐसा क्या डर है कि 240 को 272 पहुंचाने के लिए साजिश रची जा रही है? और इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या कर रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी। संतोष, इसको तीन बिंदुओं पे अलग अलग समझना होगा। एक तो निशाने पर कौन कौन है। 41 सांसद हैं, 41 सांसद अभी टारगेट पर हैं। उसमें कौन से सॉफ्ट टारगेट हैं, कौन से ऐसे टारगेट हैं जो अचीव नहीं हो सकते हैं। एक तो वो बिंदु है। दूसरा, मोदी और शाह के इस मिशन से संघ पर क्या प्रभाव होगा। संघ पर क्या प्रभाव, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि मोदी के इस मिशन से अगर सबसे ज्यादा घबराहट कहीं है तो नागपुर में है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा कि क्या मशीन, राजीव कुमार, एजेंसियां, इनके बाद अब जनादेश प्राप्त करने का, ये जनादेश प्राप्त नहीं, जनादेश हाईजैक करने का एक नया तरीका है। जो आपने कहा जनादेश, दरअसल जनादेश नहीं था। मोदी जी ने जब ये जीत हासिल हुई, मतलब जीत क्या हासिल हुई, जब गए पार्लियामेंट में और सबके साथ, एनडीए के दलों के साथ खड़े हुए वहां पर बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा जनादेश हमें मिला है। दरअसल ये मोदी के खिलाफ जनादेश था। आप सोचिए, 370 का, जिसने 400 पार का नारा दिया, अकेले दम पर 370 का टारगेट था। बीजेपी का टारगेट 370 का था। 370 का टारगेट 240 पे आता है, तो कितनी सफलता का परसेंटेज क्या हुआ। 370 का टारगेट 240 पे आता है, तो बमुश्किल 60% के आसपास पहुंच पाए। बमुश्किल 60% के आसपास पहुंच पाए। 60% पहुंच पाए, यानी आपके खिलाफ जनादेश आया है। और मोदी की गारंटी बोलने वाले नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में कहीं एनडीए की गारंटी बोले थे क्या, कहीं भाजपा की गारंटी बोले थे क्या। जो सिर्फ मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा शख्स, वो बिना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक किए हुए, बिना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक किए हुए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, बीजेपी सांसदों के साथ कोई बैठक नहीं हुई, सीधा एनडीए की बैठक करवा करके अपने नाम को एंडोर्स करवाते हैं। यही सबसे गलत परंपरा, पहली बार ऐसा हमको देखने को मिला कि अपनी पार्टी में अपना नाम एंडोर्स करवाए बगैर अपने पड़ोसियों के घर चले गए अपना नाम एंडोर्स करवाने के लिए। नहीं आशीष जी, और मैंने उस घटना हाँ, को कवर किया था, 7 लोग कल्याण मार्ग पे मैं मौजूद था। मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी ऐड ऑन कर दूं कि दर्शकों को भी बता दूं कि भाजपा में एक प्रक्रिया होती है कि चलिए संसदीय बोर्ड ने तय कर दिया, उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए, वो सब तय है। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो पहले संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद रहते हैं, उसमें नेता चुना जाता है। उसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों की बैठक होती है। यहाँ क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को ये लगा या अमित शाह को ये लगा कि कहीं आरएसएस खेल न कर दे। चूंकि नरेंद्र मोदी अपने करियर में, मैं जब करियर की बात कर रहा हूं तो 2014 नहीं, मुख्यमंत्री के से लेकर और प्रधानमंत्री तक के करियर में पहली बार नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला था। उनको लगा कि बदलाव हो सकता है, आरएसएस खेल कर देगा। तो आनंद फानन में देखिए धोखा कैसे दिया उन्होंने। एनडीए सहयोगी दलों के अध्यक्षों को 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक के लिए बुलाया गया। जब तक उनको बुलाया गया कोई एजेंडे की जानकारी नहीं थी। जैसे वो मीटिंग हॉल में घुसते हैं, उनको एक लेटर दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस पर साइन कर दीजिए। और वो लेटर क्या था, उस लेटर में नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत। अब देखिए ये इनका वो होता है कि झूठ को इतने जोर से बोलो, बार बार बोलो कि लोग सच समझने लग जाए।
तो नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत पे बधाई देते हुए समर्थन भी दे दिया। और चूंकि समय कम था सोचने के लिए, आप याद कीजिए एक वो दौर था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने के लिए, जयललिता ने चिट्ठी देने के लिए कितना दौड़ा दिया था दिल्ली से लेकर चेन्नई तक। यहाँ सोचने समझने का समय नहीं दिया गया और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पर एक तरह से दबाव डाल दिया, क्योंकि इसके अलावा बाकी किसी की हैसियत थी नहीं और उनको मजबूरी में हस्ताक्षर करना पड़ा। वो पहले ही नेता चुन लिए गए और उसके बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई आशीष जी, एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। ये टर्म भी मैंने पहली बार सुना और उसमें मुहर लगाई गई। अब वो मुहर लगाई गई या लगवाई गई, तो ये मैंने दर्शकों को बता दिया कि कैसे तमाम नियम कायदे को, परंपराओं को दत्ता बताते हुए मोदी जी ने सरकार का गठन किया। आरएसएस को न सोचने का वक्त दिया, न संभलने का वक्त दिया। और नीतीश कुमार को, मैं चंद्रबाबू नायडू की बात यहां नहीं कर रहा हूं, नीतीश कुमार को न सोचने और न संभलने का वक्त दिया। याद कीजिए, बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कोटे से जो उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे सम्राट चौधरी, नतीजे आने के बाद वो नीतीश कुमार से मिलने गए पटना में, उनको ये कह दिया गया कि मुख्यमंत्री जी आराम कर रहे हैं, यानी बाद में बात करेंगे। यानी नीतीश कुमार जी किसी का तो वेट कर रहे थे कि दूसरी तरफ से देखते हैं कहां से अच्छा ऑफर आता है। यहाँ पे 7 लोग कल्याण मार्ग पे पहुंचे, कागज दे दिया गया, हस्ताक्षर कर दो, हो गया काम, उसके बाद कुछ करने के लायक रहे नहीं। तो ये उसकी पूरी पृष्ठभूमि है। अब आगे आप बताइए। नहीं, वो उस पृष्ठभूमि के ही बरक्स जो है उसी के अगर तह में जाएं तो वो 240 ये दोनों जो जुगलबंदी है, मोदी और शाह दोनों को खटक रही थी। उस 240 ने इनके पैर बांध दिए थे। ये जो तू मुझे घुंघरू पहना दे फिर मेरी चाल देख ले, वो चाल कोई देख नहीं पा रहा था, वो रुक गई थी चाल। आप देखिए, जब से आए हैं, जब से ये सरकार मोदी 3.0 है, तब से कितने बार बैकफुट पे गए। चाहे लिटरल भर्ती की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, वहां पर भी जेपीसी में जाना पड़ा। लगातार इनको बैकफुट पे जाना पड़ा है और उस बैकफुट ने दिमाग के गहराई तक चोट किया है कि 272 प्लस हमें अपना करना ही करना है। उस 240 पे संघ भी कंफर्टेबल है। मैं पहले नाम बता दूं कौन कौन टारगेट पे हैं। टारगेट पर उद्धव ठाकरे कि शिवसेना यूबीटी, जिसे लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आया था, उसके 9 सांसद हैं टारगेट पर, वो हैं। 8 सांसद हैं शरद पवार के, वो सांसद टारगेट पे हैं। 7 हैं एकनाथ शिंदे के, जो सत्ता में शामिल हैं, उनके भी 7 सांसद टारगेट पे हैं। 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, वो टारगेट पे हैं। और 5 रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के एलजेपी के हैं, वो टारगेट पे हैं। कैसे हैं? मैं आपको एक स्टेटमेंट, आज संजय राउत के बयान की बहुत चर्चा हो रही है कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, उनको मंत्री बनाने के लिए कम से कम 6 सांसद चाहिए, तो जो है अजीत शरद पवार की पार्टी पर नजर है। ये आज की चर्चा है, इससे पहले जाइए। मैं संजय राउत के बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, उससे पहले चलते हैं। एक नेता है प्रवीण डारेकर हैं, बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के हैं। 2 दिन पहले इन्होंने कहा है, इनका स्टेटमेंट है, महाविकास अघाड़ी के कई सांसद, इन्होंने सिर्फ एनसीपी शरद पवार नहीं बोला है, महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। खास तौर से शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है कि बीजेपी के साथ चले जाएं, कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है, चले जाएं, ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। डारेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार तेजी से विकास करेगी, बहुत तेजी से करेगी। बस यही है कि इतनी तेजी से न करे कि लोग पकड़ ना पाए, वो विकास आगे निकल जाए। अब ये डारेकर का बयान जब आया था, उसी समय मैंने इस विषय को उसी समय उठाया था, वहीं पर मामला गंभीर था। शरद राउत ने तो सिर्फ, संजय राउत ने उसमें कुछ और जो है मिर्च मसाले का तड़का लगाया। लेकिन संजय राउत की अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये 9 सांसद विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो है उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, एक बड़ी नाकामी मिली है, वो मशीन की वजह से, जिस भी वजह से। लेकिन उसके बाद अब होता है ना कि जो नेताओं में उन सांसदों को भी तोड़ना, टारगेट करना आसान हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र की जमीन कमजोर हो गई। जमीन पर आपके पास कार्यकर्ताओं की ताकत भले हो, 5 साल 2029 तक अब महाराष्ट्र में
जो लोकल गवर्नमेंट राज्य सरकार है उससे भी आप बाहर हो, केंद्र में तो आप बाहर ही हो। तो ऐसे में उन 9 सांसदों को टारगेट करना भी आसान है। 7 एकनाथ शिंदे के हैं। एकनाथ शिंदे की स्थिति बड़े गौर से समझने वाली है। एकनाथ शिंदे अब मजबूरी में पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे जो सतारा गए, गांव में बैठे, दुनिया भर का, उस समय हमने ड्रामा ही कहा था कि दुनिया भर का ड्रामा कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ कहीं नहीं रहे थे। एकनाथ शिंदे आज की तारीख में अजीत पवार से भी ज्यादा मजबूर हैं। एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो सत्ता से दूर जाते हैं, देखिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में फर्क क्या है। अजीत पवार अपने चाचा के खिलाफ पार्टी तोड़ करके आए, तो भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता, काडर उनके साथ आया, क्योंकि एनसीपी का महाराष्ट्र में संगठन बहुत लंबे वक्त, 2 दशक से करीब करीब अजीत पवार के हाथ में था। अजीत पवार बतौर जो संगठन वाले नेता होते हैं ना, संगठन वाले नेता के रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता रहा कि नेताजी सर्वमान्य नेता थे, बहुत बड़ा औरा था उनका, लेकिन कार्यकर्ता शिवपाल को पहचानता था, कार्यकर्ता शिवपाल से कनेक्ट करता था, क्योंकि कार्यकर्ता कभी भी अपनी दिक्कत लेकर के सीधा अगर जाना होता था तो कहता था चाचा के पास चलो। शिवपाल गांव-गांव के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट रहा है शिवपाल का। ऐसे ही सुप्रिया सुले भी जब राजनीति में एंट्री होती है, तो सुप्रिया सुले भी सीधे दिल्ली की राजनीति में एंट्री मारती हैं। शरद पवार दिल्ली की राजनीति में दखल देते, और उन्होंने महाराष्ट्र में फ्री हैंड दे रखा था अजीत पवार को। तो संगठन और अजीत पवार का स्टाइल भी, संगठन में अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होना है तो होना है, नहीं होना है तो डांट करके तुरंत बैठा देना है। अगर डांट के नहीं बिठाया, कह दिया हाँ चलो ये होगा, तो फिर होगा। तो वो जो अजीत पवार के साथ है, कि अजीत पवार के साथ ठीक है, परिस्थितियां, चाचा के खिलाफ गए, लोकसभा चुनाव में एक ही सांसद जीता, लेकिन फिर भी कार्डर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटिक्स में। जिसके पास कार्डर होता है वो पॉलिटिकली डेड जल्दी नहीं होता है, वो जल्दी पॉलिटिकली डेड नहीं होता कार्डर वाला, क्योंकि कार्डर फिर कभी भी उसको खड़ा कर सकता है, और कार्डर के साथ अगर उसका कनेक्ट बना हुआ है तो जिंदा कर सकता है। एकनाथ शिंदे के पास वो कार्डर नहीं है जो अजीत पवार के पास है। एकनाथ शिंदे सरकार से बाहर जाते हैं तो तत्काल ये जो शिंदे की शिवसेना है ये नकली हो जाएगी। तुरंत हो सकता है एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ही बाहर रहे, बाकी सब असली शिवसेना एक तीसरी बना ले, या फिर कोई मर्जर जैसा, बीजेपी में मर्जर जैसी कोई जो है खबर सुनने को मिले। तो ये एकनाथ शिंदे के साथ खतरा है। एकनाथ शिंदे इसीलिए सरकार में शामिल हुए, और वो पहले से तय था, 23 तारीख के नतीजे के बाद ही तय था कि वो बीजेपी के टर्म एंड कंडीशंस पे आएंगे। आप एकनाथ शिंदे की हालत समझिए। अभी मंत्रियों को लेकर के चर्चा होनी थी, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, अजीत पवार दिल्ली आए, दोनों आए, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर के, अजीत दादा को लेकर के दिल्ली आए। एकनाथ शिंदे अपना महाराष्ट्र में बैठे थे। उनको उनसे पूछना नहीं है, उनको बताना है कि आपका ये मंत्रालय है, ले लो बस। यहां तक कि जो लेटेस्ट फॉर्मूला मेरे सामने आया वो 10-10 का आया, कि दोनों के 10-10 मंत्री होंगे, यानी 41 विधायक वाले अजीत पवार को भी 10 मंत्रालय मिलेंगे, 10 मंत्री मिलेंगे, और 57 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को भी 10 ही मिलेंगे। हो सकता है 10 से 11 हो जाए, इससे ज्यादा अभी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जो लेकिन इसमें आशीष जी एक और बात भी निकल के आती है कि आप ये समझिए कि हम लगातार पहले दिन से ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे साहब के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अजीत पवार के पास एक विकल्प तो है दूसरी तरफ जाने का, क्योंकि चाचा तो कभी भी ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई कैडर नहीं है, और दूसरी और सबसे बड़ी बात जो हम लोग लगातार ये कह रहे हैं, 7 सांसद, 7 में से उनके बेटे को हटा दिया जाए श्रीकांत शिंदे को, तो 6 उनके साथ है या नहीं है ये भी एकनाथ शिंदे साहब को बखूबी पता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आप नंबर को मत कहिए, आप ये देखेंगे कि जब दोनों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के विधायकों में मंत्री पद का बंटवारा होगा, तो आप देखेंगे कि प्रभावी है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में या नेता लोग बोलते हैं मलाईदार जो महकमा होगा, जो प्रभावी मंत्रालय होंगे वो अजीत पवार की पार्टी को मिलेंगे। एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ झुनझुने के अलावा कुछ नहीं मिलना है, और उनके साथ विडंबना यह है कि अब वो कहीं जाने के लायक नहीं रहे। अगर वो इससे पहले कोशिश करते तो दूसरी तरफ जा सकते थे, अब वो सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, वो ये कह नहीं सकते कि मैं बाला साहब ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि आपने भी दिल्ली दरबार के आगे एक तरह से सरेंडर कर दिया है। और दूसरी बात, साथ रहे या बाहर जाए,
ये मान के चलिए कि अब एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना है उनकी अपनी नहीं है। सांसद तो एक तरफ दूसरी तरफ आ ही चुके हैं, विधायक जो हैं थोड़े बहुत उनके साथ होंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी आप समझ लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े नजर आएंगे। तो अब ये इस राजनीति में दोनों बाप बेटे अकेले ही हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी इंपॉर्टेंस अगले कुछ महीनों तक जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको लंबे समय तक वो बचा नहीं पाएंगे। जहां तक नहीं नहीं, एनसीपी जो की जो आपने बची है। बात कही आशीष जी, बड़ा दिलचस्प मैं बताऊं आपको, शरद पवार जब दिल्ली आए यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, एग्रीकल्चर मंत्रालय उनको दिया गया, प्रफुल्ल पटेल उनके साथ दिल्ली की राजनीति में थे, सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया। अजीत पवार बिना किसी शक के यानी अनडाउटली वो महाराष्ट्र के एनसीपी के एकमात्र सर्वमान्य नेता थे। शरद पवार बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को कहते थे कि मैं दिल्ली देख रहा हूं, महाराष्ट्र अजीत पवार देखेगा। उस समय तक सुप्रिया सुले के राजनीति में आने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे खुद ही आता है कि जब शरद पवार के आवास पर हम लोग कई बार बैठते थे तो उसमें ये जिक्र आता था, सुप्रिया सुले कहती थी कि राजनीति में मुझे नहीं आना है। ये जो खटास शुरू हुई क्योंकि स्वाभाविक उत्तराधिकारी अजीत पवार अपने आप को मानकर चल रहे थे, और ये शरद पवार भी कहते थे। लेकिन चूंकि शरद पवार के कुछ करीबी जिनको अजीत पवार पसंद नहीं आते थे, उन्होंने सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की, एनसीपी में बड़ा पद देने की कोशिश की। और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, ये एनसीपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत चौंक जाएंगे कि जो सुप्रिया सुले को राजनीति में लाए वही सुप्रिया सुले के खिलाफ पार्टी तोड़कर उनके भतीजे के साथ खड़े हो गए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी की राजनीति को लेकर। नहीं, तो ये जो आपने कहा कि शिंदे की स्थिति आज अभी बात हो रही है मंत्रियों की, मंत्रियों पर बात करने के बजाय शिंदे ने यहां तक बोल दिया कि हम बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे महायुति के साथ ही, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी की तरफ से है बीएमसी में आना ही आना है, उनको साथ में चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीएमसी में उनकी उपयोगिता है, अभी अभी यूज है, बचा हुआ अभी इस्तेमाल थोड़ा बचा है शिंदे का, क्योंकि शिवसेना का प्रभाव बीएमसी में है, मुंबई में है, और बीएमसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। चुनाव इतने दिन से रोक के रखा है, चुनाव खाली हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो बीएमसी में साथ लड़ेंगे। तो इनकी स्थिति भी बहुत डमाडोल है। आप 41 सांसद में से एक माइनस कर दीजिए श्रीकांत शिंदे को, अब एक माइनस करिए, अब 40 बचते हैं। हाँ। अब आए हम 8 सांसद, हमने चर्चा कर लिया 8 सांसद जो है शरद पवार के, उसमें से भी एक माइनस कर दीजिए, सुप्रिया शरद सुले एक पवार माइनस के, कर दीजिए। हाँ, वहां से एक आप माइनस कर दीजिए, तो एक माइनस हुआ, ये 39, अब 39 बचते हैं। अब आप चलिए चिराग पासवान की पार्टी पे, चिराग पासवान की पार्टी पे आप बात करेंगे तो 5 में से 2 माइनस, मैं सोचता हूं 2 करने के लिए माइनस, हालांकि हो सकता है एक ही रहे, लेकिन 2 माइनस करने के लिए सोचता हूं, क्योंकि एक है अरुण भारती और एक खुद चिराग पासवान, ये उनके बहनोई हैं, तो ये हो सकता है बहनोई साथ रहें। बाकी वीणा देवी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, पिछली बार पारस के साथ जब चिराग पासवान को अकेला कर दिया था मोदी जी ने, तो जो है चाचक साथ पारस के साथ चले गए थे, वही वीणा देवी हैं। सांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं, अशोक चौधरी, संजय झा, इन लोगों का आप जान ही रहे हो क्या झुकाव है और क्या कर सकते हैं, तो उनकी पुत्री हैं। तीसरे राजेश वर्मा है, रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, रियल एस्टेट का मतलब बड़े लेवल पर काम धाम है। तो ये 3 यहाँ पर, ये 3 है, मतलब 2 और माइनस करिए तो 2 2 4, 41 में से -4 करेंगे तो 37, ये फिर टारगेट पे है। अब 12 पे आते हैं, नीतीश के 12 पर। चिराग पासवान में एक चीज और है आशीष जी, कि चिराग पासवान को बीजेपी पिछले 2 साल में कई बार ये कह चुकी है कि अपनी पार्टी का बीजेपी में मर्जर कर दो, लेकिन कई वजहों से उनकी पार्टी का एक अलग वजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैं आपको बता दूं कि एक सीट वो चिराग पासवान की पार्टी को देंगे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फिर चिराग पासवान के पास एक आखिरी मौका होगा। खासतौर से उनकी छवि जो पिछले कुछ महीनों में बिहार में खराब हुई है, तो पता नहीं वो रामविलास पासवान का जो पासवान वोट बैंक है वो कितना उनके साथ खड़ा होगा। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, या मान के चलिए कि जो बजट सत्र होगा अगले साल, जो 31 जनवरी से शुरू होगा, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट सत्र के बाद चिराग पासवान को हाँ या ना में एक फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्टियां तोड़ के आ रहे हैं और जो इस तरफ लाया जा रहा है, उसमें से कईयों को मंत्री पद आपको देना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की छटनी करनी पड़ेगी। तो ये चिराग पासवान के लिए एक बड़ा संकट का समय है, और फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा उनके लिए। जी। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार की पार्टी में
शायद ही कोई नेता हो, बाकी में तो एक एक छांट पाए। नीतीश में तो ललन सिंह सबको लेकर के तैयार हैं। संजय झा के घर भोज हुआ, अब उस भोज में देखिए आप, अगर पूरे, मैं कह रहा हूं बिहार के, पूरे बिहार के एनडीए सांसदों के सबके लिए था वो भोज। उस भोज में संजय झा को अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर, उनको भी बुला लेना चाहिए था। ऐसा तो है बिल्कुल नहीं कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, और अगर चल फिर नहीं पा रहे हैं, इतनी उनकी सेहत नहीं ठीक है कि अब पूरी भी नहीं खा सकते, सब्जी भी नहीं खा सकते, तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनना, रहना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं से मिलने की यात्रा कर रहे हैं, रोज उनकी यात्रा का खर्चा करीब करीब 16 करोड़ 15 करोड़ रुपए के आसपास रोज खर्चा है। यानी यात्रा कर सकते हैं तो संजय झा के घर, जहां पर एनडीए के सारे नेताओं का जमावड़ा है, सारे सांसद आ रहे हैं रात्रि भोज पर, अमित शाह वहां पर, उस रात्रि भोज में अमित शाह वहां पर बनते हैं, मुख्य अतिथि वाला फेस मुख्य अतिथि नजर रहते आता हैं। है, वो फेस होते हैं। वहां पर हमारी पार्टी का लीडर, हमने अगर भोजन पे बुलाया सबको, तो हमारे अपने घर का मुखिया तो कम से कम डाइनिंग टेबल पर बैठेगा ना, मुखिया वाले चेयर पर। हमारा बिल्कुल अपने परिवार के मुखिया को हम गायब करके पड़ोसी के घर से बुला लिए कि आओ तुम हमारे डाइनिंग टेबल पर जो है हेड वाले चेयर पकड़ो। तो वो बताता है कि ललन सिंह का झुकाव किधर है। ललन सिंह के पिछले बयान आप देखिए, उनके बयान देखिए, जिस तरीके से वो बीजेपी के टोन में बोल रहे हैं, जिस तरह वक्फ बिल पर बोले, ये सारे ये जो है संकेत हैं कि ललन सिंह तो पूरी की पूरी, विधायकों में भले अभी कुछ वो हो, लेकिन सांसदों में मुझे नहीं लगता है, अब अभिषेक होते तो हो सकता है कहा सांसद बता देते कि कोई बहुत भरोसेमंद है, लेकिन भरोसेमंद मुझे है। नहीं लगता कि कोई ऐसा हो, 12 पे हमें भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से लामबंद, और ये अमित शाह के साथ जेडीयू के सांसदों की मेरी जानकारी में ये तीसरी शायद मुलाकात है, दूसरी या तीसरी, दो तो पक्का है, एक तो रात्रि भोज, हाँ इसके पहले एक बार अमित शाह के आवास पर ललन सिंह सभी सांसदों को ले गए थे, उसको कहा गया था कि शाह सभी एनडीए के सभी दलों के जो घटक दल हैं उनके सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जेडीयू मुलाकात। जेडीयू सांसद ये पिछले कुछ दिनों में जब से सरकार का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं पार्लियामेंट में, संसद सत्र के दौरान, इससे पिछले सत्र के, मुझे याद आ रहा है जहां तक। तो जेडीयू के सांसदों में अब वो, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत, नीतीश कुमार की हालत, और जो जेडीयू का भविष्य नजर आ रहा है कि नीतीश के बगैर जेडीयू नहीं, जेडीयू तभी तक जब तक नीतीश, ये बिहार में नीतीश आम परसेप्शन है। तो इसलिए, अच्छा दूसरी बात, जेडीयू में दो धड़े हैं, दो धड़े बिल्कुल साफ अब दिखने लगे हैं। एक धड़ा है जो प्रो आरजेडी है, एक धड़ा है जो प्रो बीजेपी है। जो संसदीय दल है, जो सांसदों वाली टीम आई है, उसमें प्रो बीजेपी धड़ा ही नजर आता है, अधिकांशतः प्रो बीजेपी धड़ा ही नजर आ रहा है उसमें। विधायकों में हैं ब्रजेंद्र यादव जैसे नेता हैं, उनके और कुछ साथी विधायक हैं जो प्रो आरजेडी नजर आते हैं, लेकिन प्रो नहीं, इसमें बीजेपी इसमें इसमें एक तीसरी धारा भी, आशीष जी। देखिए, जो हम्म सांसद बनकर दिल्ली आ गए हैं, वो तो हमेशा नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आ गए हैं, एक दो को छोड़ के। जो विधायक बन के पटना में बैठे हैं, उनको पता है कि दोबारा विधायक बनना है तो आरजेडी के साथ जाना होगा। लेकिन एक तीसरी लॉबी भी है जो ये मानती है कि बीजेपी के साथ आएंगे तो बीजेपी का इतिहास रहा है यूज एंड थ्रो का, अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी में भी उनको तवज्जो नहीं मिलेगी। तो तीसरी लॉबी ने नीतीश कुमार को समझाना शुरू कर दिया है कि आप जो बार बार परिवारवाद 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 करते रहते हो, अब तमाम राजनीतिक दलों को देख रहे हो, कोई समाजवादी नेता परिवार का बचा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, या और दूसरे किसी नेता की बात कर ले, चरण सिंह जी तक की बात कर ले, देवीलाल तक की बात कर ले, जिनको नीतीश कुमार बहुत मानते थे एक जमाने में। तो वो ये भी समझाने पे लगा है कि हुजूर बेटे को ले आइए, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी तबीयत खराब है, बेटे को ले आएंगे, प्रशासनिक अनुभव है नहीं, तो पीठ पीछे वो सरकार चलाएंगे। तो ये तीन लॉबी है, और तीनों लॉबी के बीच में नीतीश कुमार थोड़े से कसमकस में फंसे हुए हैं। विधायक दल को हो सकता है थोड़ी देर के लिए बचा ले, लेकिन बीजेपी जिस दिन चाहेगी आज की तारीख में, उनका संसदीय दल सफाचट हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है आशीष जी। तो अब हमारा आंकड़ा जो 41 पे था, ये आ करके 37 पर अटक रहा है। 32 चाहिए, 240 प्लस 32 272 हो जाएगा। ये 272 का आंकड़ा अगले सत्र से पहले मुझे लगता है कि कोशिश होगी भाजपा की कि अगले सत्र में जब जाए तो 272 प्लस होकर के जाए, क्योंकि कई सारे बिल हैं, इंपॉर्टेंट बिल हैं।
वक्फ वक्फ भी हो संशोधन सकता वाला है भी है। ऐसे सब। हाँ हाँ, वो सब भी आए। वन नेशन वन इलेक्शन से लेके वन नेशन वन इलेक्शन, जो भी रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों को ये चीज अभी समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है सब बड़े राजनेता हैं, हम लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, उनको समझ में भी आ रहा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अगर सबसे बड़ा किसी को चोट पहुंचाएगा तो रीजनल फोर्सेज को, जितनी क्षेत्रीय रीजनल पार्टी को, हाँ। पार्टी, रीजनल पार्टीज को वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला ही असल में यह है कि रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया जाए इस देश से, हाँ, खत्म कर दिया जाए। फिर सिर्फ कांग्रेस से लड़ना होगा, और कांग्रेस में तो सब अपने ही हैं, तो अपनों से क्या डरना। अब ये पूरा इस प्लान में, इसके लिए जो ये सारा आगे जो महत्वपूर्ण बिल है 50 साल राज करने के फॉर्मूले के तहत, उन सब में 272 प्लस होना जरूरी है अपने दम पर। यही मिशन अब शुरू हो चुका है, लेकिन इस मिशन से नागपुर में बड़ी घबराहट है। नागपुर की घबराहट की वजह सब लोग चर्चा कर रहे हैं 272 प्लस इसलिए है उसलिए है। मैं नागपुर पे भी चाहूंगा जो है इस बात को समझाना। जो मुझे समझ में आ रहा है पिछले 3-4 महीने से, खासकर लोकसभा चुनाव में 240 वाला मोदी देखने के बाद संघ को ऑक्सीजन मिली थी। हाँ। और संघ फिर जो है बीजेपी को मोदी और शाह की मुट्ठी से निकालने में लगा था, अपना अध्यक्ष बनवाने में। उस पर बहुत सारे कार्यक्रम हमने भी किए हैं, आपने भी आज ही उस पर एनालिसिस किया है। संघ की पूरी कोशिश है, और वो तमाम कई स्तर पर वो संदेश भी साफ साफ दे चुकी है। और अब तक देखिए, ये क्या है, 3 कदम पीछे जाके 5 कदम आगे छलांग मारने वाली स्टाइल में कई बार रहते हैं। जब स्थिति खराब होती है तो खासकर मैं शाह को नहीं कहूंगा यहाँ पर, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अमित शाह हैं दोनों में अगर तुलना की जाए। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी के मन में क्या है, जुबान पर क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। मोदी ने जो हमें जानकारी मिली अंदर से संघ के साथ, कि एक मोदी सम्मानजनक एग्जिट के लिए संघ के सामने तैयार हो गए, कि हम सम्मानजनक एग्जिट हमारे लिए खो जाए, वो राष्ट्रपति आगे बना दिया जाए, कुछ भी, मतलब सम्मानजनक एग्जिट हो। विदाई हो जाए, हाँ। बाद में हमारे जो है इज्जत के साथ, हमारे भविष्य के साथ कर्मों कोई का दिक्कत। कर्मों का पिटारा ना खोला जाए और कोई खड़ा होकर हिसाब किताब बराबर ना करने लग जाए। एग्जैक्टली कि बही खाता न खुले, यही हाँ। सम्मानजनक विदाई के लिए वो तैयार हो गए थे। और इसके एवज में उन्होंने संघ के अध्यक्ष पर हामी भर दी थी कि हाँ चलो संघ के अध्यक्ष पर हम हामी भरेंगे। और बहुत सारी चीजें आपको अगर परिस्थितियों को देखें, जिस तरह योगी आदित्यनाथ मथुरा में 1.5 घंटे मोहन भागवत के साथ बैठने के अगले दिन दिल्ली पहुंच गए, नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद लखनऊ लौट के गए, और शाह ने जो पिछले 2017 से जो अड़ंगा लटका रखा था परमानेंट डीजीपी और इस सब को लेकर के, डीजीपी की नियुक्ति पर तुरंत जो है उन्होंने कानून बना दिया योगी जी ने। तो योगी लगे कि हाँ योगी में और मोदी में कुछ ट्यूनिंग दुरुस्त हुई है। अभी राइजिंग राजस्थान में मोदी जी गए जयपुर, पहली बार हमने सुना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी की तारीफ की। तो ये बात जो नागपुर से पता चली थी, लगा कि हाँ अमित शाह को निपटा कर, क्योंकि ये संघ में जो बात हुई जो कि सम्मानजनक एग्जिट, कि अमित शाह को निपटा दो, अमित शाह को टीम से बाहर करो। अमित शाह को मतलब मोदी जी ने, अब अमित शाह का तो पूरा इस्तेमाल हो ही चुका है, अमित शाह को साइड करो, एक नई टीम बना करके और संघ के साथ तालमेल बढ़ा के चलो। लेकिन ये कहने की बातें हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे पुराने नेता, आप शंकर सिंह वाघेला से लेकर के और जो पुराने नेताओं से वो बताते हैं कि मोदी जी का कैरेक्टर कैसा है, उनके बहुत करीबी मित्र प्रवीण तोगड़िया, प्रवीण तोगड़िया, कि क्या इनका मूल जो बेसिक कैरेक्टर कैसा है, मूल हाँ। चरित्र कैसा है। जो व्यक्ति कितने को, मतलब वो चाहे एक जमाने में, अभी किसी से चर्चा होने लगा कि एक समय ऐसा था कि संजीव भट्ट जो लंबे वक्त से जेल है, वो सबसे करीबी जो है आईपीएस अफसर इनका हुआ करता था। तो ये करीबियों पर क्या होता है, अविश्वास, कि जब अपने अपने पुराना बही खाता आदमी देखता है तो कहता है इतना बही खाता में इतना गड़बड़ है यार, कैसे हम फलाने को यकीन करके अपना बही खाता उसके हाथ में सौंप दें। कहीं ऐसा ना हो कि बही खाता लेने के बाद मुकर जाए कि नहीं भैया आप तो हिसाब किताब मिलाना पड़ेगा। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, जब आदमी का बही खाता बहुत खराब होता है तो इनसिक्योरिटी उसको बार बार अलग अलग जो है तरफ अलग अलग दिशाओं में देखने के लिए नहीं, मजबूर बिल्कुल करती है। आशीष जी, हम लोग चर्चा के अंतिम दौर में भी पहुंचते जा रहे हैं। 2 बातें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो कहा कि संघ क्या सोच रहा है,
देखिए, क्रिकेट की भाषा में जब मैं संघ के एक बड़े नेता से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप क्रिकेट देखते हैं, 2 प्लेयर जम जाते हैं, दोनों मान लीजिए हाफ सेंचुरी बना दे या दोनों सेंचुरी बना दे या एक सेंचुरी बना दे, एक 70-80 पे हो, तो एक आउट होता है तो दूसरा भी आउट हो जाता है। संघ के उस नेता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमसे गलती ये हो गई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को जाना था या विदा होना था, तो हमने कमान दूसरे नंबर यानी आडवाणी को सौंप दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। उनका ये मानना है कि जब पहला बैट्समैन जा रहा है तो उसके साथ जो पूरा मैच खेला है सेकंड, उसको भी जाना चाहिए। इसलिए संघ की थ्योरी बिल्कुल साफ है कि अगर नरेंद्र मोदी सम्मानजनक विदाई चाहते हैं तो अपने सहयोगियों को भी साथ ले जाए। अब मोदी की चिंता क्या है? देखिए, मोदी की चिंता यह है कि सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले में अगर उनकी ताकत कम होगी तो फिर कुछ नहीं मिलेगा और अगर सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले में उस समय, क्योंकि दोनों का चरित्र एक जैसा ही है, कोई अपना वादा निभाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, तो अगर उस समय मोदी की ताकत थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो शायद वो 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलकर रायसीना हिल पहुंच जाए, 5 साल का और जुगाड़ हो जाए, इंतजाम हो जाए राष्ट्रपति नहीं, भवन में रहने का। तो ये मोदी की चिंता है और आरएसएस की चिंता मैंने आपको बता दी। जाते जाते संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ये 272 का आंकड़ा हमने ये बता दिया कि 272 क्रॉस कर गया है, लेकिन इसमें हम उनके एक और सहयोगी को छोड़ रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी। ज्यादातर जो उनके सांसद हैं उनके व्यवसायिक और व्यापारिक हित है और जहां व्यवसाय आता है, जहां व्यापार आता है, वहां ईडी भी आ जाती है और यही हालत वाईएसआर कांग्रेस की भी है। अभी साथ नहीं है, लेकिन वो हर बिल पर साथ दिया करते हैं सरकार का और दूसरी तरफ टीडीपी उनके सहयोगी। इन दोनों में कैसे खेल कर सकती है बीजेपी? देखिए, चर्चाएं तो मैं बताऊं टीएमसी को लेकर के भी है। अब 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। टीएमसी को लेकर के भी है कि उसको भी टारगेट कर सकते हैं, टीडीपी और वाईएसआरसीपी की आपने बात की। लेकिन ये दोनों जगह फर्टाइल नहीं है बीजेपी के लिए। राजनीति करने वाला हो, चाहे ईडी के शिकंजे में हो, चाहे सीबीआई के शिकंजे में हो, उसे देखना होता है कि हमारा फ्यूचर अगली बार भी, ये तुम केस मुकदमे भ्रष्टाचार तो तमाम नेताओं पे सब पर है करीब करीब, उसे देखना है कि हम आगे कैसे आएंगे। टीडीपी वाला टीडीपी तोड़ करके भाजपा में मर्ज करेगा, भाजपा में उसका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, इसलिए वहां पर मुश्किल है, आसान नहीं है मुश्किल काम। है। वाईएसआरसीपी का आज बुरा दिन है लेकिन नेताओं को पता है कि टीडीपी डाउन होगी तो ऊपर वाईएसआरसीपी ही होगी। उनको पता है वहां पर दो ही है, फिर वो ऊपर होगी। तो इसलिए वो वाईएसआरसीपी से जाकर अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बर्बाद करेंगे। जरूरी नहीं, हो सकता है कोई चला जाए कि चलो 2 साल के लिए जाते हैं, चुनाव के समय लौट आएंगे, ऐसा भले हो जाए, ठीक है। और तीसरा जो टीएमसी को लेकर के भी चल जाए, टीएमसी के सामने तमाम टीएमसी के नेता, आपको याद होगा एक से एक, जिन पर जितने ईडी सीबीआई वाले थे सब के सब आ गए थे, पूरा खेप आया था। शुभेंदु अधिकारी को छोड़ करके फिर वापस लौट सबके गए घर ज्यादातर, वापस, घर सबके वापस घर लौट वापस गए। उनको पता है कि बंगाल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें बीजेपी के साथ वो लंबी राजनीति नहीं कर पाएंगे, नहीं ये कर दिक्कत पाएंगे। है। और संघ वाले पे एक लाइन में बस जोड़ दूं, संघ की ये दिक्कत, ये खाली चिंता नहीं है कि इनकी 272 पर हम बार्गेन कर पाएंगे संघ से। संघ की चिंता ये है क्योंकि ये दोनों जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। होते नहीं। 272 प्लस होते ही कहीं मोदी जी मुकर न जाए कि भाई साहब कौन, आप कौन। जेपी नड्डा 272 प्लस होते ही कहें कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। ये अविश्वास, जहां पर ये रिश्ता अविश्वास से भरा हुआ है। लोगों के रिश्तों की जो नींव होती है वो विश्वास होती है, यहाँ सब अविश्वास है। तो मोदी जी 272, संघ को ये चिंता है कि ये 272 प्लस के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, और 272 प्लस हुआ तो कहेंगे अध्यक्ष भी हमारा होगा। आप कौन? आप नागपुर जाइए, बैठिए, आप अपना प्रशिक्षण वर्ग चलाइए, राजनीति करना हमारा काम है। क्योंकि देखिए, संघ पर भी मोदी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कोई नहीं, बिल्कुल। और आशीष जी, जो अविश्वास की बात आपने कही है, ये जो अविश्वास की बात आपने कही है, ये प्रवीण भाई तोगड़िया से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी नेता से जाके पूछ लीजिए कि ये व्यक्ति 2001 से पहले कैसे थे और 2002 यानी पहली बार मुख्यमंत्री बने तब की नहीं, जब दूसरा फुल विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जब दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और लग गया कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो उसके बाद प्रवीण तोगड़िया के साथ इन्होंने किया कि भाई साहब आप कौन,
और किस तरह से उनको एक तरह से विश्व हिंदू परिषद से उठा के बाहर फेंका गया। और ऐसे एग्जाम्पल बहुतों के पास है। संघ भी इस बात को जानता है। मजबूरी में 2013 में संघ ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि सत्ता का वनवास खत्म करना था, उस समय जरूरत थी। लेकिन अब संघ पूरी तरह से परेशान है कि भैया कैसे पीछा छुटाया जाए। और ये हमने एक कहा कि एक 272 नाम और का। संतोष, जी। एक नाम और, सिर्फ प्रवीण तोगड़िया नहीं, दिल्ली में ही बैठते हैं पेड़ के नीचे अभी संजय जोशी। संजय और जोशी। इसीलिए तो मैंने कहा संजय जोशी, और इसीलिए मैंने कहा मोदी जी को ये नहीं यकीन हो रहा है कि बही खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि तमाम ऐसी चर्चाएं हैं कि जैसे ही मोदी और शाह के मुट्ठी से, खासकर मोदी के, शाह को उतनी दिक्कत नहीं है, मोदी के मुट्ठी से भाजपा निकलेगी तो संजय जोशी भाजपा में आएंगे। और संजय जोशी भाजपा में आएंगे तो कौन गारंटी लेगा? संजय जोशी ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। कोई वो अनंत, मतलब वो कहानी बड़ी लंबी है, वो पूरा गाथा हो चुका है, महागाथा। तो संजय जोशी अगर कहीं कहे कि लाओ एक बार थोड़ा सा हिसाब किताब 4 ही पन्ना मैं कर मैं लेते भी हैं, पूरा ज्यादा करूं। नहीं, हाँ 4 ही बिल्कुल। पन्ना और अब खोल हमें देते चर्चा को यही विराम देते हैं। हैं। तमाम चीजें हमने जनता के सामने रख दी कि आप देख लीजिए, जैसे भी मिला 240 उनको मिल गया। अब 72 पूरा करने के लिए विरोधियों को तो छोड़िए, अपनों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को चौकस और सतर्क रहना चाहिए एक देश एक चुनाव वाले कानून से, क्योंकि ये उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और जो भी राजनीतिक दल मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, जरा भाइयों अपने अपने सांसदों पर नजर बनाए रखना। कब कौन कहां से टूट कर किधर निकल जाए कह नहीं सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, और आप सब लोग देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।